हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक वायु राशियाँ या एयर मासेज। क्या होता है वायु राशियाँ? वायुमंडल में फैले उस विशाल वायु समूह को वायु राशि कहते हैं जो तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशेषताओं में एक जैसी रहती हैं। एक जैसे गुणों वाली यह वायु राशि हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली रहती है। जब कोई हवा का पुंज लंबे समय तक एक जगह पर स्थिर रहता है, तब क्षैतिज रूप से उसके तापमान एवं आर्द्रता में बहुत अंतर नहीं पाया जाता है। अर्थात क्षैतिज रूप से आगे बढ़ने पर ताप एवं आर्द्रता में बहुत कम अंतर पाया जाता है। अर्थात उस क्षेत्र की सारी विशेषताएं अवशोषित कर ली जाती हैं। ऐसी हवा के पुंज को वायु राशि कहते हैं। देखिए भाई, इसमें बताना चाह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में और विस्तृत क्षेत्र में जब एक जैसी हवा का समूह इकट्ठा हो जाता है, तब उसे वायु राशि कहते हैं। इसमें फिंच एवं ट्रिवार्था ने एक परिभाषा दी है इसकी। तो वायु राशि वायु के उस विशाल पुंज को कहते हैं जिसमें तापमान एवं आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों में समान पाया जाता है। देखो, फिंच एवं ट्रिवार्था ने भी यही बात कही है कि वायु राशि का एक विशाल समूह या पुंज जो तापमान एवं आर्द्रता में समान हो और लगभग हॉरिजॉन्टल फैला हो, उस वायु के समूह को वायु राशि कहते हैं। वायु राशियों एवं वातावरणों की संकल्पना को मौसम विज्ञान के साहित्य में लाने तथा उनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान करने का श्रेय 1920 से 30 या कहीं पे 1940 से 50 भी लिखा है। ठीक है, आप 1940-50 मान सकते हैं के दशक में बर्गरॉन, बर्कनीज एवं सोलबर्ग को है। अब बात करते हैं वायु राशियों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मासेज या वायु राशियों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं सेम है। चाहे एग्जाम में वायु राशि की विशेषताएं पूछ ले या इनकी उत्पत्ति की आदर्श दशाएं पूछ लाएं, तो एक ही बात है। तो इसके लिए सबसे पहला है पॉइंट हमारा एक समांगी तल, ए होमोजेनस फ्लोर। वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए सबसे जरूरी है कि तल एक समान हो। अगर तल यानी कि धरातल ऊंचा नीचा होगा, यानी कि कहीं पठार है तो कहीं पे मैदान है, तो वो तल एक समान नहीं होगा और ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो वहाँ पे वायु राशि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा कि तल एक समान हो, चाहे वह महासागर हो या स्थल हो या महाद्वीप हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि तल एक समान हो, चाहे महासागर का तल हो वह है या स्थल का हो या महाद्वीप का हो। तो वायु का विस्तार क्षैतिज तल पर हजारों वर्ग किलोमीटर लंबा तथा सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चौड़ाई में हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है वो हजारों किलोमीटर तो लंबा हो सकता है, जबकि चौड़ाई में वो सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है। तो विषम धरातल या ऐसा धरातल जहां जल एवं स्थल खंड साथ साथ पाए जाते हैं, वायु राशियों के विकास के लिए अनुपयुक्त है। तो यानी कि वहां पे वायु राशियां विकसित नहीं हो सकती।
में सेकंड पॉइंट है क्या, सेकंड कंडीशन है या सेकंड विशेषता है इसकी, शांत वायु। इसकी दूसरी विशेषता है यह है कि वायु राशियों के विशाल क्षेत्र में हवा शांत हो या अत्यंत मंद गति से चलती हो तथा प्रति चक्रवातीय हो। तो इस मंद गति की हवा की दिशा ऊर्ध्वाधर न होकर क्षैतिज होनी चाहिए। ठीक है। हवा के ऊर्ध्वाधर संचरण के कारण वायु राशियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। वायुमंडल की दशाएं लंबे समय तक स्थिर हों। ये दिशाएं नहीं, दशाएं हैं, याद रखना भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड कि वायु का अपसरण होना चाहिए, अभिसरण नहीं। यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहां वायु का अभिसरण प्रबल रूप में पाया जाता है, वायुमंडल की निचली परतों में तापमान प्रवणता तीव्र हो जाती है, अतः वायु राशि का विकास नहीं हो पाता। यानी कि ये कह रहा है भाई वायुमंडल की निचली परतों में तापमान प्रवणता तीव्र हो जाती है। तापमान प्रवणता पहले बता चुके हैं कि दो क्षेत्रों के तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, तापमान प्रवणता कहा जाता है। तो वहां पे क्या होगा, वायु राशि का विकास नहीं हो पाता है। इनके विपरीत उन क्षेत्रों में जहां वायु नीचे उतरती है तथा जहां क्षैतिज अपसरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस होता है, वायुमंडल के क्षैतिज तल में समानता का विकास होता है, जिससे वायु राशि को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर ऐसी जगह कौन सी है भाई जहाँ पे वायु नीचे उतरती है, तो वो है आपका 30 से 35 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में। वायुमंडल के क्षैतिज तल में समानता का विकास होता है, जिससे वायु राशि को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। मौसम परिवर्तन काल दो विविध प्रकार की वायु के मिलने या वातावरणों के क्षेत्र में वायु राशियां विकसित नहीं हो पाती हैं। ठीक है भाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मौसम परिवर्तन काल और दो विविध प्रकार की वायु के मिलने या वायु वातावरणों के क्षेत्र में वायु राशियां विकसित नहीं हो पाती हैं। देखिए इस चित्र में, देखिए इस डायग्राम में पहले में जहां नीचे से दो हवाएं आकर मिल रही हैं और ऊपर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, अपसरण बन गया, डाइवर्जेंस बन गया। तो जबकि दूसरी जगह हवाएं ऊपर जाकर फिर नीचे आते वक्त एक जगह मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, पर्याप्त समय यानी कि लॉन्ग टाइम चाहिए होता है वायुराशियों बनने के लिए। तो वायुराशियों के बनने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। मंद गति से गतिशील वायु राशि को किसी क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है। वायु राशि जिन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है वहाँ के तापमान, आर्द्रता एवं मौसम की दशा पर विशेष व तत्काल प्रभाव डालती है। वायु राशियों ज्यों ज्यों अपने उद्गम स्थल से दूर जाती हैं, त्यों त्यों उनमें तापीय व गतिज परिवर्तन आते हैं। वायुदाब, नमी एवं गुप्त ऊष्मा भी प्रभावित होती रहती है, अतः इसे संशोधित वायु राशि कहते हैं। कोई भी वायु राशि 10 से 15 दिन में अपने गुण खो देती है। यानी कि किसी स्थान पर कोई वायु राशि निर्मित हो जाती है तो उसे
हटने में या दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो वायु राशियों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं प्रति चक्रवाती क्षेत्र में होती है। पृथ्वी पर स्थित स्थायी उच्च दाब क्षेत्र ही वास्तव में वायु राशि जनित करने के मुख्य स्रोत हैं। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए विषुवतरेखीय क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। ठीक है। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि की तुलना में महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि अपेक्षाकृत अधिक गर्म व आर्द्र होती है। सीपी यानी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेज यानी कि महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां व एमपी यानी कि मैरीटाइम पोलर एयर मासेज यानी कि समुद्रीय या महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां के मिलने से आर्कटिक वातावरणों का निर्माण होता है तथा उसके सहारे उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा व हिमपात होता है। वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र रीजन्स ऑफ ओरिजिन्स ऑफ एयर मासेज। भूमंडल पर वायु राशियों के उद्गम के 6 आदर्श क्षेत्र हैं। फर्स्ट है एमपी यानी कि मैरीटाइम पोलर एयर मासेज रीजन्स ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। ये कहाँ पाया जाएगा? अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र में, और वह भी कब? समय है इसका बनने का शीतकाल में। सेकंड आपका सीपी यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेज ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। ये है कहाँ? यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग एवं आर्थिक प्रदेश, और ये भी शीतकाल में ही निर्मित होता है। देखिए यूरेशिया जो शब्द आया है यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर या सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। थर्ड है आपका एमटी यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र और कैसा? सागरीय क्षेत्र। यहाँ प्रति चक्रवाती क्षेत्र होता है और यह शीतकाल ग्रीष्मकाल दोनों में है बन जाते हैं यहाँ पे एयर मासेज या वायु राशियां। फोर्थ पॉइंट है आपका उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, एशिया, यूएसए का मिसिसिपी घाटी क्षेत्र, और यहाँ पे वायु राशि कब बनती है? ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विषुवतरेखीय क्षेत्र यानी कि यह क्षेत्र वायु राशि की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कह सकते हैं अधिक उपयुक्त नहीं है। और सिक्स्थ लास्ट है मानसूनी क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब है वायु राशियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेज। वर्गीकरण से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, कुछ अक्षर दिए गए हैं जो बताते हैं कि किसके लिए क्या कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। जैसे पी से यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया है? पोलर यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। टी से ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय। सी से कॉन्टिनेंटल। देखिए यहाँ पे सी स्मॉल है, ये याद रखना आप। तो अगर सी स्मॉल सी है तो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और एम स्मॉल है तो वो मैरीटाइम को यानी कि समुद्रीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। एस स्टेबल यानी कि स्थिर को प्रदर्शित कर रहा है। यू अनस्टेबल यानी कि अस्थिर। वायु राशि 2 प्रकार की होती है, एक है डब्लू कैपिटल में वार्म यानी गर्म या उष्ण। धरातल की अपेक्षा यदि वायु गर्म होती है तो वह गर्म वायु राशि कहलाती है। अब यहाँ पे के कैपिटल में है काल्ट, इसका मतलब होता है कोल्ड या ठंडी।
तो यह धरातल की अपेक्षा ठंडी वायु ठंडी हो तो वह ठंडी वायु राशि कहलाती है। तो नीचे जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जीटी त्रिवार्ता के अनुसार वायु राशियों का वर्गीकरण है और कब किया था? 1954 में। इसमें देखिए पी का अर्थ है यहाँ पे पोलर यानी कि ध्रुवीय वायु राशियां, और इधर टी यानी कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। तो पी के दो भाग हैं, इन पोलर वायु राशियों के दो भाग हैं, सीपी और एमपी। सीपी में महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां और एमपी में मैरीटाइम पोलर यानी कि समुद्री ध्रुवीय वायु राशियां। अब इनके पुनः दो दो भाग किए गए हैं, सीपी के और एमपी के। सीपी के है सीपी के और सीपीडब्ल्यू। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड यानी कि ध्रुवीय नहीं महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां और महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशियां। इनके फिर पुनः दो दो भाग किए गए हैं, सीपीकेएस और सीपीकेयू। एस का क्या अर्थ है यहाँ पे? स्टेबल यानी कि एस का अर्थ है स्टेबल और यू का अर्थ है अनस्टेबल। यानी कि महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशियां और महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशियां। तो इस तरह सभी के इसने भाग किए हैं। तो आई होप एयर मासेज का ये टॉपिक आपकी अच्छे समझ में आया होगा। मैंने डिटेल में आपको समझा के बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।